जी नमस्कार मित्रों। तो आज का मुद्दा है इकोनॉमी के पिछले महीने के करंट अफेयर्स, यानी कि अक्टूबर के अंदर क्या हुआ था। देखिए, ऑलरेडी मैं इस बारे में 5 नवंबर को ही करीब 1-1.5 घंटे का फ्री लाइव क्लास ले चुका हूं। अनअकैडमी ऐप पर आप देख सकते हैं। अब उसमें से कुछ 10-20 इंपॉर्टेंट हेडलाइंस में वापस यहाँ कवर कर रहा हूँ, ताकि यूट्यूब पर भी अपनी प्रेजेंस बनी रहे, कोई अगर सर्च कर रहा है। बाकी ये पूरा लेक्चर का पावर पॉइंट आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। करंट अफेयर्स, और वो भी इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बहती धारा है भाई, कि अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स क्या थे। गोल्ड और सिल्वर का भाव ऊपर नीचे जा रहा है, शेयर बाजार में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये सारी बातें वापस से जनवरी फरवरी में जब नया बजट और इकोनॉमिक सर्वे आएगा, इट विल बी कवर्ड। और अपनी एग्जाम कल सुबह नहीं है, वो तो मई महीने में है, अगले साल मई महीने में। और उससे पहले फरवरी में मैं एक फ्री एनुअल सीरीज हर साल जो लॉन्च करता हूँ, तो अगले साल होगी विन 26 सीरीज, जिसमें पूरे साल की इकोनॉमी की करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे। आपके बराबर है, तो तुम अभी क्यों ये वीडियो बना रहे हो? भाई आजकल वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, वरना इकोनॉमी ऐसी चीज़ है ही नहीं कि पूरा साल पढ़नी पड़े। खैर, अब जो इकोनॉमी हम लोग पढ़ते हैं, 6 पिलर्स शुरुआत करते हैं, उसी ऑर्डर में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले पिलर 1 मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, और उसमें ये यूपीआई, बिटकॉइन सब क्या है, उसमें नए अपडेट्स क्या थे। देखिए, ये सब यूपीआई टेक्नोलॉजी, क्यूआर कोड से पैसा भेजो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेफ्ट, आरटीजीएस, ये सब डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करने के लिए एक कानून है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में बना। इसके तहत बॉस तो आरबीआई ही है, लेकिन आरबीआई के नीचे एक छोटी संस्था होती है, बीपीडबलएस, वो ये रेगुलेशन देखती थी। तो इट वॉज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, लेकिन इसमें कोई भी सरकारी प्रतिनिधि नहीं था। अब धीरे धीरे अलग अलग कमिटीज़ ने जो रिफॉर्म सुझाए, उस हिसाब से अब जाके थोड़ा सुधार किया है। तो ये बीपीडबलएस संस्था बंद, उसकी जगह एक नई संस्था बनी, पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड, पीआरबी। उसमें आरबीआई के भी लोग होंगे और सरकार के भी लोग होंगे। तो 6 मेंबर्स होंगे। आरबीआई अपनी तरफ से लोग रखेगी और सरकार अपनी तरफ से नॉमिनीज, प्रतिनिधि भेजेंगे, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ये सब के जो सेक्रेटरी मतलब आईएएस अधिकारी होंगे और बड़े अधिकारी, उनको भेजा जाएगा। साल में 2 या उससे ज़्यादा बार इनको मिलना होगा। रेगुलेटरी बॉडीज़ की हमने बात की। न्यूज़पेपर रेगुलेट करने के लिए स्टैट्यूटरी बॉडी है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। लेकिन जो ये आज तक, रिपब्लिक टीवी, ललन टॉप, ये सब जो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीविज़न चैनल हैं, उसको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेट नहीं करती। उसके लिए एक अलग उनकी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, एनबीडीए। उसी तरह फाइनेंशियल सेक्टर में ये पेटीएम, अमेजॉन पे, ये सब फिनटेक कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए अल्टीमेटली तो आरबीआई है, लेकिन आरबीआई ने नीचे कहा कि तुम लोग अपना भी एक क्लास मॉनिटर चुन लो खुद को रेगुलेट करने के लिए। तो ऐसी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो एक है फेस, यार ये तो था ही। उसी तरह जो बाकी एनबीएफसी कंपनी है, खासकर लोन फाइनेंस वाली, जैसे बजाज फिनसर्व, डीएचएल, फेल, श्रीराम, इन लोगों ने कहा हमारा भी ऐसा एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो एफआईडीसी नाम की संस्था वो बनी है और आरबीआई ने उसको रिकॉग्नाइज किया है। मतलब आप समझो, कानूनन रूप से तो ये वैलिड नहीं है, ये तो इन लोगों ने आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बनाई ताकि हर छोटी कंप्लेन सीधी आरबीआई तक ना पहुंचे। मान लीजिए आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और नेट बैंकिंग से पैसा ट्रांसफर करना है, तो आपने सबसे पहले चीज़ परचेज की, अमेजोन आपको ले जाएगा बैंक पोर्टल पे, यूजर नेम पासवर्ड डालो, फिर ओटीपी आएगा मोबाइल पे, और फिर वो ट्रांजैक्शन अप्रूव होगा। तो ये हुआ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो ये तो था ही, लेकिन किसी केस में अगर ऐसा लगे कि सस्पिशियस बिहेवियर है, कि ये भाई साहब कभी भी 10,000 से ज़्यादा की शॉपिंग एक बार में नहीं करते थे और अचानक से ये 2-3 लाख रुपए का ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है, तो या तो उनका कुछ हैक हो गया या सच में वही है कि नहीं। तब वो बैंकर चाहे तो एडिशनल ऑथेंटिकेशन फैक्टर डाल सकता है। मतलब ये 2 तो थे, यूजर नेम, पासवर्ड और ओटीपी। वो तीसरा कहे कि आपको वीडियो कॉल आए या आपको फ़ोन आए, उस पर आप जवाब दे कि हाँ मैंने ट्रांजेक्शन किया है। तो फॉरेन ट्रांजेक्शन, मतलब आप भारत में बैठे कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रहे थे तब तो ये सुविधा थी, लेकिन भारत के अंदर भी आप कोई शॉपिंग कर रहे हैं तो भी ऐसे आपको कॉल्स और अप्रूवल अगर अलग से देना होगा। ऐसा 2026 से नया सिस्टम आने वाला है, तो उसे कहा गया आरबीआई का एडिशनल ऑथेंटिकेशन डायरेक्शंस। हम लोग पहले भी मंथली करंट अफेयर्स में देख चुके हैं टेबल कॉइन, कि मतलब वो कोई प्राइवेट पार्टी इशू करती है, कि मार्क जकरबर्ग कहे मैंने एक तिजोरी में कुछ डॉलर या गोल्ड रखे हैं,
और उसके प्रपोर्शन में मैं अपने नए डिजिटल कॉइन्स जारी कर रहा हूँ, स्टेबल कॉइन। ये एक कॉइन के बदले में प्रॉमिस करता हूँ आपको $5 या 5 ग्राम सोना देंगे। तो ये तो प्राइवेट स्टेबल कॉइन चल रहे हैं। अमेरिका में, साउथ कोरिया में, हांगकांग में उनके देश की सरकारों ने इसको सब मान्यता दी है, कानून बनाए। भारत में आरबीआई ने कहा देखो हम लोग तो खुद से ही अपना सरकारी जो मतलब करेंसी है कागज पे छापते थे उसको डिजिटली इशू करने की बात चल रही है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो हमें अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को प्रमोट करना चाहिए, बाकी देशों ने भी यही करना चाहिए। तो आरबीआई अर्जिस सीबीडीसी ओवर स्टेबल कॉइन्स। हम लोग देखते हैं कि आरबीआई को महंगाई नियंत्रण में रखनी है, 2% से कम नहीं होनी चाहिए, 6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये नंबर किसने सेट किया कि 3 से 6 ही क्यों, मतलब 2 से 6 ही क्यों, 3 से 5 क्यों नहीं? तो ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है? जवाब है गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ऑफ कोर्स वो पहले आरबीआई गवर्नर को सलाह विमर्श लेगी, लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट खुद से ये तय करती है। तो गवर्नमेंट सेट्स द टारगेट, आरबीआई हैज़ नो इंडिपेंडेंस। और अभी जो ये टारगेट है ये मार्च 2026 तक वैलिड है, उसके बाद वापस ये लोग बैठ के सोचेंगे। तो ये तो पहले भी थियरी में हम पढ़ चुके थे, ये तो आरबीआई गवर्नर ने कोई प्रेस स्टेटमेंट में बोला, तो मैंने आपको बताया। तो मेरे पुराने इकोनॉमी के प्रीलिम्स और मेंस के बैचेस वो दिसंबर वीक 1 में कंप्लीट हो रहे हैं, और उसके बाद 25 दिसंबर यानी क्रिसमस, जो कि गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है, उस रात 9 बजे, गुरुवार रात 9 बजे से मेरा इकोनॉमी का नेक्स्ट प्रीलिम कोर्स शुरू होगा। इसको मैं कोड दे रहा हूँ PCB 15, मतलब पोस्ट कोरोना बैच नंबर 15। कोरोना के बाद 15वीं बार मैं ये पढ़ा रहा हूँ। तो 25 दिसंबर से इकोनॉमी शुरू, और ये चीज़ अनअकैडमी के मल्टीवर्स का हिस्सा है। तो उनके मल्टीवर्स में उन्होंने एक नया बैच लॉन्च किया है, प्रीलिम्स पावर हाउस बैच, जो कि 17 नवंबर से शुरू होगा। तब ज्योग्राफी, सीसेट आदि बाकी विषयों से शुरुआत होगी, और फिर 25 दिसंबर से मेरा इकोनॉमी कोर्स भी उसी के अंदर शामिल है। और ये पूरे बैच की आपको एक्सेस मिलती है केवल 11,999 में। अब आपको प्रश्न होगा ये ऐसा सस्ता कैसे हो गया? क्योंकि इस बैच में केवल प्रीलिम्स को टारगेट किया जा रहा है, मेंस के लेक्चर्स, मेंस की आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन वो इसका हिस्सा नहीं है। इस पावर हाउस बैच को आपको ज्वाइन करना है तो अनअकैडमी की वेबसाइट पे आप स्टोर टैब पे जाइए, और वहां पर आपको ये ऑरेंज थीम वाला प्रीलिम्स पावर हाउस बैच मिल जाएगा। अगर आपकी इच्छा हो कि नहीं मुझे तो मेंस की भी एक्सेस चाहिए, 2027-28 को मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो लॉन्ग ड्यूरेशन सपोर्ट चाहिए, डोंट वरी, उसके लिए भी अनअकैडमी का नेटफ्लिक्स जैसा मॉडल है, जिसे हम कहते हैं प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस, जिसमें आपको सभी मीडियम, हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल, उसके सारे बैचेस, प्रीलिम्स, मेंस के सब कुछ आपका अनलॉक हो जाता है, इंक्लूडिंग मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन। फीस थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन उसमें भी आप डिस्काउंट कोड यूज़ करें munal.org, तो आपको थोड़ा डिस्काउंट और मिल जाता है। तो डिजिटल पेमेंट्स के आसपास ये बातें थी। मॉनेटरी पॉलिसी, CRR, रेपो वगैरह की बात करें तो आप जानते हैं हर 2-2 महीने पर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है। तो इस हिसाब से अप्रैल में हुआ होगा, फिर जून में वगैरह करते करते अक्टूबर में भी मीटिंग हुई होगी। तो अक्टूबर की मीटिंग में समझिए उन्होंने रेपो रेट चेंज नहीं किया, वो तो पहले भी 5.5 था, अभी भी 5.5। CRR वो ऑलरेडी डिसाइड किया था 4 से घटा के 3 करेंगे धीरे धीरे फेज वाइज, तो वो चल रहा है। तो दैट इज ऑलरेडी डन। अब आरबीआई ये सोचने बैठे कि देखो आरबीआई ने रेपो रेट, CRR ये तो कम कर ही दिया, तो अब इकोनॉमी को और बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? क्योंकि अगर रेपो और सस्ता कर दिया, पब्लिक कंट्रोल में नहीं रहेगी, बहुत शॉपिंग करेगी, महंगाई बढ़ सकती है। लेकिन फिर भी इकोनॉमी ग्रो करनी है तो कुछ लोगों के पास तो लोन ज़्यादा जाने चाहिए, तो मैं चीज़ों को फाइन ट्यून कैसे करूं? इसलिए इस बार इन्होंने अलग अलग सेक्टर्स के लिए अवेलेबल लोन कोटा में कुछ चेंजेस किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अदानी को इन्वेस्टर से पैसा उठाना है तो वो अपने IPO इशू करेंगे, उस चीज़ को हम कहें प्राइमरी मार्केट। तो पहली बार इशू किया IPO है, फिर दोबारा उनको मान लो 6 साल बाद और पैसों की ज़रूरत पड़ी, दोबारा भी शेयर्स एक्स्ट्रा इशू कर सकते हैं, उसको हम क्या कहें, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। मान लीजिए भिड़े मास्टर ने ये सब में इन्वेस्ट किया है, तो कंपनी उन्हें अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड देगी। तो ये तो प्राइमरी मार्केट है। अब भिड़े मास्टर के पास एक कंपनी के शेयर्स हैं, मान लीजिए अचानक उनको ज़रूरत पड़ी किसी और को रीसेल करके वो अपना पैसा निकाल सकते हैं, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। जस्ट लाइक आप गोल्ड बेचते हैं, कार बेचते हैं, तो सेकेंडरी मार्केट में हम सेकेंड हैंड वाले ये शेयर्स बेच रहे हैं। अब क्या ऐसे शेयर्स खरीदने के लिए भिड़े मास्टर को बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन मिल सकता है? तो जवाब है हाँ। अगर प्राइमरी मार्केट में IPO में इन्वेस्ट करने के लिए भिड़े मास्टर को लोन लेना है बैंक से, तो उन्हें लोन मिल सकता है। ये तो था। आगे भिड़े मास्टर ने अदानी के ऐसे शेयर्स लिए, उनको किसी और को आगे रीसेल नहीं करने, लेकिन टेम्पररी उनको चाहिए कि मुझे बैंक से लोन लेना है। तो गोल्ड होता तो गिरवे रखते,
मकान होता तो गिरवे रखते। क्या अपने ऐसे शेयर्स भिड़े मास्टर्स बैंक ऑफ बड़ौदा में गिरवे रख सकते हैं, प्लेज कर सकते हैं टू बोरो द मनी? द आंसर इज हाँ, वो भी कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न, भिड़े मास्टर रीसेल कर रहे हैं ये शेयर्स को सेकेंडरी मार्केट में, उस वक्त जेठालाल खरीद रहे हैं, तो क्या जेठालाल भिड़े से ये शेयर्स खरीदने के लिए बैंक से लोन ले सकते हैं? आपको सेकंड हैंड में कार लेना होता तो शायद उसका बैंक से लोन मिलता, लेकिन आपको ऐसे सेकंड हैंड में शेयर्स लेने क्या उसका बैंक से लोन मिलेगा? जवाब है नहीं। सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स परचेज या ऐसा इंस्ट्रूमेंट परचेज के लिए आप बैंकों से लोन नहीं ले सकते। तो ये तो एग्जिस्टिंग सिस्टम थी ही और यही जारी है, लेकिन इसमें जो ये स्लैब्स या कोटा होंगे वो थोड़े चेंज किए गए कि अगर कोई एक व्यक्ति प्राइमरी मार्केट मतलब आईपीओ में उसको शेयर्स खरीदने हैं तो पहले वो 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकता था बैंकों से, अब उसकी सीमा बढ़ा के किया 25 लाख। उसी तरह बाकी सेक्टर में थोड़ा थोड़ा चेंज किया है। हालांकि अभी भी सेकेंडरी मार्केट में आपको अगर शेयर्स खरीदने हैं तो उसके लिए बैंक से कोई लोन नहीं मिलेगा। तो ये नए रूल्स 2025 अक्टूबर में बनाए गए। डेटा मैंने यहाँ दिया है, लेकिन इसका बहुत लोड नहीं लेना है। आईएएस के लिए तो इतना गहराई से पूछते नहीं, आपको थिंकिंग या फिलोसॉफी पता होनी चाहिए। हालांकि बैंकों की खुद की तैयारी कर रहे हैं तो देख लेना डेटा। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार ये जो करंट अकाउंट ओवरड्राफ्ट वगैरह से बिजनेसमैन लोन लेते हैं उसके रूल्स पहले टाइट थे, थोड़े लिबरल किए। उसी तरह ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या बैड लोन की तकलीफ थी उसके बाद आरबीआई ने कुछ रूल्स टाइट किए थे कि लार्ज एक्सपोजर वगैरह, एक एक कंपनी या लार्ज बोरोवर एक बैंकर से कितना लोन ले सकता है, 10,000 करोड़, उससे ज़्यादा लोन लेना है तो उसको सब तकनीकी प्रक्रिया से जाना होता था। तो 2025 अक्टूबर में आरबीआई ने ये जो 10,000 करोड़ की स्लैब या सीलिंग थी उसको थोड़ा रिलैक्स किया है। तो एक एक कंपनी भी एक एक बैंक से चाहे तो ज़्यादा 1,000 करोड़ का लोन ले सकती है। फिर भारत की बैंक रूपी करेंसी में क्या नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि देशों को वहाँ रहने वाले लोगों को लोन में पैसा दे सकती है? पहले ये चीज़ अलाउड नहीं था या इस पर क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन ये 2025 अक्टूबर से अब अलाउ किया है। इससे क्या फ़ायदे होंगे कि मान लीजिए नेपाल का कोई बिजनेसमैन भारत से कार या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कुछ मंगवाना चाहता है तो उसको लोन में पैसा चाहिए। अब पहले शायद वो डॉलर में या कोई और करेंसी में लेता होगा, फिर रुपये में कन्वर्ट कराता होगा, ये सब से उसको शांति मिले तो वो सीधा ही भारत की बैंक से भारत के रुपयों में लोन ले और भारत से कुछ सामान इंपोर्ट करके चला जाए। सो इट विल प्रमोट द इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस ऑफ इंडियन रूपी, इट विल रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन डॉलर्स, इट विल इम्प्रूव अवर ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, ये सब इसके फायदे हैं। उसके बाद बैंक क्लासिफिकेशन में थोड़े नए अपडेट्स हैं। पहले तो आप वीडियो पॉज करके ये क्लासिफिकेशन देख लो, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहाँ आप समझिए कि बैंकों के दो प्रकार हैं, कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स के भी दो प्रकार होते हैं, अर्बन और रूरल। अब आप देखिए ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उसमें बहुत कांड होते थे, जैसे याद करो कुछ साल पहले पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में कांड हुआ था। तो ये सब देखते हुए आरबीआई ने 2004 के बाद से कोई नए कोऑपरेटिव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को लाइसेंस देना बंद कर दिया था। लेकिन अब उन्होंने कहा कि देखो हमने सब टाइप कर दिया है, कचरा साफ कर दिया है, तो अब से हम लोग फिर से लाइसेंसिंग प्रोसेस रिज्यूम करेंगे। किसी को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक खोलना है हम उसको अलाउ करेंगे। आगे बढ़ते हैं रूरल कोऑपरेटिव्स। उसमें हायरार्की है कि एकदम गांव में होगा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट लेवल का कोऑपरेटिव बैंक। अब यहाँ पर ये जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके कस्टमर को अगर बैंक के खिलाफ कोई कंप्लेन होती, पहले उनको नाबार्ड के अधिकारियों को शिकायत करनी होती। लेकिन आरबीआई ने ये 2025 अक्टूबर में सुधार किया कि देखो तुम लोग भी, मतलब स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के कस्टमर भी सीधा मेरे पास आ जाना। तो आरबीआई का खुद का जो ओम्बुड्समैन है, जो नॉर्मली ये सब कमर्शियल बैंक्स की कंप्लेन सुनता है, कमर्शियल बैंक के कस्टमर्स की कंप्लेन सुनता है, वो इन सब की मदद करेगा। तो रेगुलेटरी रिफॉर्म, क्या नाबार्ड का ही नाम लिया मित्रों, तो उसमें 91 मैनेजर्स की भर्ती निकली है और 30 नवंबर आखिरी तारीख है। मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा इसके लिए, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि भर्ती हो रही है, तो आप उसका सिलेबस वगैरह देखें, आपको ठीक लगे तो परीक्षा देना। आगे बढ़ते हैं। DICGC नाम की संस्था के प्रीमियम में सुधार की बात हुई। पहले हम बेसिक सिद्धांत समझते हैं। मान लीजिए मैं LIC से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लूँ कि मैं 12,000 प्रीमियम भरता हूँ और जब मैं मर जाऊँ मेरी फैमिली को 1 करोड़ कॉम्पेंसेशन देना, तो ये तो हुई इंश्योरेंस पॉलिसी। उसी तरह प्रत्येक बैंक जैसे एक्सिस बैंक या SBI कोई भी, उन्होंने एक संस्था DICGC जो कानून से बनाई गई है, उनसे इंश्योरेंस लेना होगा कि अगर हमारा बैंक बंद हो गया
तो हमारे डिपॉजिटर्स का पैसा जो डूबेगा आप उनको थोड़ी मदद करना। अब ऐसा ये इंश्योरेंस लिया तो इस पर भी प्रीमियम चढ़ेगा, लॉजिकल बात है। कितना प्रीमियम चढ़ेगा? तो हर 100 रुपए की डिपॉजिट इंश्योरेंस करने के लिए 12 पैसे का इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सिस बैंक ने DICGC को देना होता है। और फिर ये बैंक मर जाए, मतलब स्कैम में बंद हो जाए, तो इसके डिपॉजिटर्स का जो लॉस हुआ वो अप टू 5 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस है। मतलब किसी ने 2 लाख रुपए की डिपॉजिट डूबी तो उसको 2 लाख मिलेंगे, किसी के मान लो 60 लाख डूबे तो उसको कितने मिलेंगे? मैक्सिमम 5 लाख मिलेंगे। आपके बाकी के 2 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? वो उसके लिए RBI उस एक्सिस बैंक की नीलामी ऑक्शनिंग करेगी, उसका सब गाड़ी ऑफिस प्रॉपर्टी बेचेगी, उसमें से पैसा आएगा, फिर वो बाकी के 2 लाख रुपए डिपॉजिटर को जाएंगे। आपके यहाँ बराबर है, चलो कानून में लिखा है उस हिसाब से एक्सिस बैंक हर 100 रुपए की डिपॉजिट इंश्योरेंस करने के लिए 12 पैसे का इंश्योरेंस भरे DICGC को। लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो यस बैंक जिसका प्रमोटर था राणा कपूर, वो एकदम रिस्की तरीके से काम करता था, बैंक को डूबने की कगार पे ले आया, तो उनके लिए तो हायर प्रीमियम होना चाहिए। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आपको कोई ये दारू तंबाकू कोई आपको एडिक्शन नहीं है तो प्रीमियम कम होना चाहिए। आपको ये तंबाकू का विमल खाने की लत है तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस की फीस ज़्यादा होनी चाहिए। तो उस हिसाब से RBI ये प्रपोज कर रही है कि रिस्की बैंक के डिपॉजिट का प्रीमियम हाई होना चाहिए। तो ये RBI का प्रपोजल है। अब दो बातें हो सकती है, या तो इनसे मांगा जाए 15 और एक्सिस पे रहे 12, या फिर एक्सिस को कहा जाए तुम डिसिप्लिन से काम कर रहे हो, तुम्हारा 10 और इनका नॉर्मल रहेगा 12, वॉटेवर। वो तो फाइनल प्रपोजल जब आएगा तो हम देखेंगे। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के नाम पे बहुत सारी टेक्निकल सुधार लिए जाते हैं। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, बासेल 3 में नया फ्रेमवर्क, स्टैंडर्डाइज अप्रोच, रूपी वॉस्टो अकाउंट के इन्वेस्टमेंट रूल। देखिए वॉस्टो अकाउंट की बेसिक पता होनी चाहिए कि रशिया के ऑयल बेचने वाले से हमने ऑयल खरीदा, उसको रुपया करेंसी में पेमेंट दे रहे हैं, उसका स्पेशल अकाउंट बनाया वॉस्टो अकाउंट, नॉस्ट्रो वॉस्टो अकाउंट। बेसिक पता होना चाहिए, फिर बहुत टेक्निकल में आप जाएंगे, IAS एग्जाम में उतना वो काम का नहीं है। आगे बढ़ो। तो UPI बिटकॉइन के अपडेट देखे, CRR रेपो के अपडेट देखे, बैंकिंग के अपडेट देखे। आगे बढ़ते हैं तो शेयर बाजार में क्या चल रहा है। मैं वापस आऊं अपने इकोनॉमी कोर्स पर, तो नॉर्मल पैटर्न ये रहेगा, गुरु शुक्र शनि रवि सोम क्लासेस होंगी। हालांकि डिपेंडिंग ऑन टॉपिक कुछ बार शनिवार को टेस्ट होगा और बुधवार को तो हमेशा टेस्ट होगा ही होगा। उसमें NCERT से लेके एडवांस सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा, तो अलग से आपको लेफ्ट राइट करनी नहीं। न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स केवल 1 साल के नहीं, पिछले 3, 5, 15 साल के जो भी काम किए सब कुछ मैं कवर करूंगा। इस कोर्स के साथ आपको मेरे लेटेस्ट नोट्स हैंडआउट्स वो भी मिल जाएंगे, PDF एक्सेस, डिजिटल एक्सेस कंप्लीटली आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेटेस्ट बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी इसमें शामिल हैं, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। और अनअकैडमी से ऐसा इकोनॉमी, इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ पढ़ के पिछली एग्जाम सीजन में 8080 से ज़्यादा लर्नर्स ने UPSC क्रैक किया था। इसमें हम लोग अगर मॉक इंटरव्यू वाले जोड़े तो ये नंबर और बढ़ जाता है। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, डिस्काउंट कोड याद रहे mronal.org। हाँ तो मित्रों, आगे का मुद्दा है शेयर बाजार। देखिए शेयर बाजार के नाम पे एक तो मुद्दा चला कि ये सोने चांदी के भाव अक्टूबर में बढ़ गए, फिर नवंबर में थोड़े कम हो गए, चांदी 40,000 सस्ती हो गई, ये सब बातें चल रही थी। अब उसके क्या कारण थे? तो पहले मेनली लोगों को लगता था कि ट्रंप और चाइना की लड़ाई लंबी चलने वाली है, लेकिन अक्टूबर के अंत में साउथ कोरिया में दोनों मिले, ट्रंप और शी जिनपिंग, और आपस में समझौता कर लिया, तो चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होने लगी। बाकी मैंने उसका अलग से शॉर्ट्स बनाया था, वो आप देख लेना। मैं इधर वापस से चर्चा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने आपको बताया बेहती धारा है भाई। तो आप समझिए अगले साल जनवरी फरवरी में जो नया इकोनॉमिक सर्वे आएगा वो फिर से ये कहानियां करने ही वाला है। वो उसमें अपने 2 पॉइंट्स और ऐड करेगा, तो हम फाइनल चीज़ देख लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया अपनी एग्जाम मई महीने में भाई, कल सुबह नहीं है। उसी तरह एक चला सॉलो पैराडॉक्स, वो ये कहता है कि ये AI टेक कंपनी का जो बबल चल रहा है, कि जैसे एनवीडिया कंपनी, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $4 ट्रिलियन से बढ़ के $5 ट्रिलियन तक पहुंच गया, लेकिन ये सब अमेरिकी शेयर बाजार भारी रूप से गिरने वाला है। पहले भी समाचार आए, अभी आजकल में फिर से आए हैं, मतलब आज ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ जो भी 10-12 नवंबर हुई होगी। यार जब गिरेगा तो हम वापस वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम मैंने आपको बताया कल सुबह तो है नहीं। IPO की बात करें, अक्टूबर नवंबर में टाटा कैपिटल का IPO आया, लेकिन उतना अच्छा रिस्पॉन्स रहा नहीं। LG इलेक्ट्रॉनिक्स का IPO बहुत सक्सेसफुल रहा, मतलब जिसने खरीदा दाव लग गया उसका 40-50% प्रॉफिट हो गया। उसके बाद ये लेंसकार्ट का IPO वो आने वाला है, लेकिन उसके खिलाफ काफ़ी नेगेटिविटी और सब वीडियो बनने लगे। यार अब वो जब आएगा अगले महीने उसका रिव्यू देखेंगे। पिलर 1D इंश्योरेंस, पेंशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन।
इसमें ईपीएफओ के साथ जुड़े कुछ अपडेट्स थे, समझते हैं। ईपीएफओ क्या है? आप फैक्ट्री में काम करते हैं, आपकी सैलरी मान लो अप टू 15,000 रुपीज़ है, तो उसमें से 12% कानूनन रूप से कटेगी। सामने ओनर अपने पॉकेट से एक्स्ट्रा 12% पैसा ऐड करेगा और ये सारा पैसा जाएगा ईपीएफओ नाम की एक स्टैट्यूटरी बॉडी को। वो आपका पैसा शेयर्स, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे और उस हिसाब से अल्टीमेटली ये मजदूर को पेंशन, प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है। अब ये जो पेंशन फंड में आपने पैसा हर साल आपका थोड़ा थोड़ा कट रहा है, मान लो इसमें 15 लाख रुपए पड़े और कहा गया कि रिटायरमेंट जब तुम 56-58 साल के कुछ हो ना तब तुमको पैसा मिलेगा, तो क्या इसमें आप पैसा प्री मैच्योरली विड्रॉ कर सकते हैं बिफोर द रिटायरमेंट? तो पहले ऐसी 13 अलग अलग कैटेगरीज या कारण थे जो देकर आप पैसा विड्रॉ एडवांस में कर सकते थे। अब ईपीएफओ ने इसको रैशनलाइज किया है कि अब से सिर्फ 3 कैटेगरी में सारे कारण आ गए। असेंशियल, कि आप बीच में बीमार हो जाए, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी के लिए आपको एडवांस में पेंशन फंड के पैसे उठाने आप उठा सकते हैं। अपना मकान बनाना है, हाउसिंग नीड्स के लिए उठा सकते हैं। तीसरा, कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, खास कोई आपको चीज़ हो गई कि डिजास्टर, कोरोना जैसा पेंडेमिक या फिर बेरोजगारी, फैक्ट्री बंद हो गई या आपको नौकरी से निकाल दिया गया, अगर ऐसा हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट के दौरान तुरंत ही आप इस पेंशन फंड का 75% रुपया उठा सकते हैं। और अगर 1 साल तक भी आपको जॉब नहीं मिली तो बाकी की 25% रकम भी आप उठा लो तो 100% आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये चीज़ हुई कि अगर आपकी जॉब चली जाती है तो पेंशन फंड से आप पैसा प्री मैच्योरली विड्रॉ कर सकते हैं, 75% इंस्टेंट, और अगर 1 साल तक जॉबलेस रहे तो बाकी का भी जितना मतलब 100% विड्रॉ कर सकते हैं। अब कंट्रोवर्सी इसलिए होने लगी कि ईपीएफओ में मैंने आपको बताया कानूनन रूप से जो लोग 15,000 रुपये तक कमाते हैं उनके लिए कंपलसरी है, तो वो बेचारे तो वैसे भी काफ़ी फाइनेंशियल सिचुएशन उनकी ख़राब रहती है। अब उसका जॉब चला गया, स्वाभाविक है तुरंत वो जाएगा कि मैं उसके पास बाकी पैसे तो सेविंग बचत में कम होंगे, सीधा पेंशन फंड से पैसा निकालेगा। परिणाम स्वरूप ऐसा होता है कि जितने सब्सक्राइबर हैं उसमें से आधे सब्सक्राइबर ऐसे होते हैं कि असल जब वो रिटायर होते हैं तो इस पेंशन फंड में जब हम उम्मीद करें 12, 15, 20 लाख रुपए होने चाहिए, उसकी जगह मुश्किल से 20,000 रुपये बचे होते हैं। क्योंकि जवानी में जब जब उसके पास 2 महीने 3 महीने इधर उधर जॉब चला गया था, हर बार उसने पैसा विड्रॉ कर लिया था। तो ईपीएफओ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोच रहा था कि हमें थोड़े ये रूल्स टाइट कर देने चाहिए कि तुम सारा पैसा नहीं उठा सकते, 36 महीने तक अगर तुम्हारे पास जॉब नहीं है तो ही तुम पैसा विड्रॉ कर सकते हो। अगर ऐसा करेंगे तो रिटायरमेंट तक उसकी काफ़ी पैसा उसमें बचा रहेगा। ईपीएफओ अपने हिसाब से ये सोच रहा था, लेकिन सोशल मीडिया में काफ़ी उसका हंगामा हुआ, रवीश कुमार ने भी वीडियो बनाए और ईपीएफओ अपनी बात को ठीक से समझा नहीं सका। और दूसरा कि ईपीएफओ ने वर्कर्स को भी पूछना चाहिए था कि आपको कितना ठीक लग रहा है, कुछ बीच का रास्ता निकालने की ज़रूरत थी, वो कर नहीं पाए। तो अल्टीमेटली बैकलैश से चलते ईपीएफओ ने कहा नहीं, कुछ ऐसा चेंज नहीं करे, जो है वही रहेगा कि तुम 75% तुरंत विड्रॉ कर सकते हो और 1 साल तक जॉब नहीं तो बाकी का भी मतलब टोटल 100% विड्रॉ कर सकते हो। ऐसा एक बार पहले भी हो चुका है। अब याद करें 3 किसान कानून, सरकार अपनी तरफ से ठीक सोच के कि हम किसानों का भला करेंगे, पर वो अपनी बात समझा नहीं पाए। किसानों को पहले से और राज्य सरकार को पहले से कॉन्फिडेंस में लिया होता तो वो चीज़ भी फिर 3 किसान कानून जैसे वापस लिए थे वो करना नहीं पड़ता। तो प्रीलिम्स का तो इसमें सवाल बहुत कम बनता है। आईएएस प्रीलिम की मैं बात करूं, ऑफ कोर्स ईपीएफओ की खुद की परीक्षा में वो ये रूल्स पूछ सकते हैं। बाकी आईएएस मेंस के लिए सोचने की बात है कि गवर्नमेंट पॉलिसी डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज, तो ऐसी बहुत सारी पॉलिसी नीति नियम पहले बनाए फिर अंडू करने पड़े बिकॉज ऑफ बैकलैश। ये जो ईपीएफओ है जिसमें आपका पैसा कटता है और फिर रिटायरमेंट पे आपको सब चीज़ें मिले, लेकिन ये ईपीएफओ कुछ अच्छा आपको रिटर्न दे नहीं पाता। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आरबीआई को कहा कि तुम जरा इसका काम की प्रोसेस को रिव्यू करो और थोड़ा टाइट करो। देखिए ईपीएफओ की समस्या क्या है, जो सब्सक्राइबर का पैसा है मान लो 100 रुपये, उसमें से ज़्यादातर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी और सरकारी बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, तो वो सेफ मानी जाते हैं इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ स्वाभाविक है आपको ब्याज कम मिलेगा। शेयर मार्केट में वो मुश्किल से 15% ही अपना सब्सक्रिप्शन मनी इन्वेस्ट करता है, जबकि शेयर बाजार आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकता है। इस कारण से ओवरऑल सिचुएशन क्या हो कि ये 7 to 8% ब्याज अपने प्रोविडेंट फंड वगैरह में मिलता है। तो आरबीआई को कहा गया कि आप इसको देखिए। आपको प्रश्न, भाई पेंशन फंड है उसका रेगुलेटर पीएफआरडी है, वो कुछ क्यों नहीं बोल रहा? देखिए ईपीएफओ का कानून अलग है और वो कानून ऐसा है कि पीएफआरडीए का ईपीएफओ पर रेगुलेशन बहुत कम है।
तो ईपीएफओ एक प्रकार से किसी का भाई और किसी की जान, मतलब वो खुद ही खुद का रेगुलेटर और खुद ही खुद का फंड मैनेजर है। उसके ऊपर देखने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होते हैं, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट और मजदूर संघ के नेता बैठते हैं। तो ये सब लोग क्या कंजर्वेटिव टाइप का कि सरकार में और सरकारी बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, ये सब चल रहा है। खैर, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आरबीआई को कहा भाई थोड़ा टाइट करो। आरबीआई ने 2 रिफॉर्म सुझाए। पहला कि ईपीएफओ ने ज़्यादा पैसा शेयर बाजार में लगाना चाहिए, और दूसरा रिफॉर्म कि आरबीआई ने कहा एक कमेटी बनाते नहीं, जिसमें आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री, लेबर मिनिस्ट्री के अधिकारी होंगे और वो लोग डिसाइड करें कि इसको और सिस्टमेटिकली कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे चलाएं। दूसरा एक मुद्दा ये हुआ कि आरबीआई पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक को पहले से ज़्यादा रेगुलेट करेगा। देखिए, बैंक 2 जात के होते हैं। एक तो कमर्शियल बैंक, उनको तो आरबीआई रेगुलेट करता है स्ट्रिक्टली बिकॉज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में पावर है। लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है वो अंग्रेजों के ज़माने से चल रहा है, उसका सिस्टम अलग है। आरबीआई उस पर कम रेगुलेट करता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ऐसी है कि उसमें आप खाता खोलें, ज़्यादातर तो गरीब लोग, गांव के लोग उसमें खाता खोलते हैं, और ये सारे पैसे लोन में जाते हैं। किसी को कार बाइक खरीदने के लिए नहीं, ये सारे पैसे लोन में जाते हैं यूनियन स्टेट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसी सरकारी संस्थाओं को। तो इसमें ये हुआ कि 90 करोड़ से ज़्यादा का स्कैम हो गया पिछले 2 साल में। इसलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आरबीआई को कहा थोड़ा टाइट करो। तो आरबीआई और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के बीच हुआ है सुपरवाइजरी पैक्ट। उस हिसाब से पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक पर आरबीआई का रेगुलेशन थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि आप समझो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में सीधा आरबीआई को पावर कम है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक को रेगुलेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं मित्रों, दूसरा मुद्दा है पिलर 2 बजट टैक्सेशन। देखिए, भारत में बजट पास कराना आसान है, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, वो रूलिंग पार्टी क्यों है? क्योंकि लोकसभा में उसकी बहुमतीय मेजोरिटी है। इस कारण से प्राइम मिनिस्टर बीजेपी के, और अपना जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ऐसा लिखा कि ये जो बजट पास करना है वो लोकसभा का सारा पावर है। राज्यसभा में सिर्फ चर्चा हो सकती है, राज्यसभा कुछ वोटिंग नहीं कर सकता। तो इसका मतलब कि जिसकी लोकसभा में मेजोरिटी, वो आराम से अपना बजट पास करा ले, तो बीजेपी अपना बजट पास करा ले। अमेरिका में सिस्टम थोड़ा अलग है। अमेरिका में ऐसा है कि प्रेसिडेंट वो अलग चीज़ है, लोकसभा, राज्यसभा वो अलग चीज़ है उनकी। एज अ रिजल्ट कुछ बार ऐसा कि ट्रम्प, जिसका रिपब्लिकन पार्टी के साथ ज़्यादा मेलजोल है, तो उनकी लोकसभा में बहुमति नहीं हो, राज्यसभा में बहुमति नहीं हो, उस हिसाब से बजट पास कराना उनका मुश्किल हो जाता है। तो लगभग हर साल उनका हो जाता है डेडलॉक। जैसे भारत में कांग्रेस बीजेपी है, अमेरिका में डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिक्स हैं। अब ये लोग बजट को पास होने नहीं देंगे आपसी लड़ाई में, तो यूएस गवर्नमेंट शटडाउन, मतलब फिर प्रेसिडेंट क्या ब्लैकमेल चालू करता है कि देखो मेरा बजट पास नहीं हुआ तो मैं अब लोगों को सरकारी नौकरी से निकाल दूंगा, मिलिट्री वालों की भी टाइम पे सैलरी नहीं हो पाएगी, ये गरीब लोगों को जो मुफ्त का राशन मिलता है स्नैप स्कीम में वो मैं बंद कर दूंगा वगैरह करके वो प्रेशर डालेगा। सामने ऑपोजिशन पार्टी वाले प्रेशर डालेंगे, ये सब चलते रहता है। पूरी बॉल बाय बॉल कॉमेडी हमको नहीं समझनी, हमें सिर्फ ये समझना है मेंस एग्जाम के लिए, क्योंकि यूपीएससी मेंस पेपर 2 पॉलिटी गवर्नेंस में एक मुद्दा है कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा संविधान अमेरिका के संविधान से बेहतर कैसे? क्योंकि हमारे इधर हर साल ऐसा रोना नहीं होता कि ये किसी को नौकरी से निकाल देंगे, शटडाउन हो गया, गरीब को राशन नहीं मिलेगा, जबकि अमेरिका में हर साल ये ड्रामा होता है। अच्छा, ये जो राशन नहीं मिलेगा वो कंट्रोवर्सी समझते हैं। अमेरिका में जैसे समझिए भारत में क्या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत गरीबों को 5 किलो अनाज पहले पैसा देना पड़ता था, 1, 2, 3 रुपए। मोदी जी ने कहा कोरोना के बाद फ्री है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, और इसके तहत 80 करोड़ लोगों को फ्री में 5 किलो राशन मिलता है। ऐसा ही अमेरिका में स्कीम है, उसका नाम है स्नैप। फुल फॉर्म याद नहीं रखना, सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस फ्री रेशन स्कीम है। तो पहले के ज़माने में क्या था कि सरकार ये गरीबों को फूड स्टैम्प्स देती थी, और वो जाके किराने की दुकान में, शॉपिंग मॉल में दे, और जो भी अनाज सब्जी खरीद ले। 2008 से उन लोगों ने डेबिट कार्ड सिस्टम चालू किया, मतलब ये कार्ड में हर महीने जो भी पैसा भरा जाएगा, $200, $300, $900, डिपेंड करता है आपकी फैमिली की साइज की ऐसी है, आप कितने गरीब हैं, और फिर आप ये कार्ड स्वाइप करके वॉलमार्ट वगैरह से सब्जी अनाज खरीद सकते हैं। तो गरीबों के लिए ये चीज़ है। तकलीफ तब हुई कि डोनाल्ड ट्रंप, याद करें, कुछ समय पहले अपना एक नया कानून बनाता है, बिग ब्यूटीफुल एक्ट। उसमें सारी बातें क्या है कि मुझे मिलिट्री पे खर्चा ज़्यादा करना है, मुझे ज़्यादा पैसा सरकार ने मार्केट से उधारी में लेना है वगैरह। उसमें कानून में ये सुधार किए उसने कि ये जो गरीबों का मुफ्त राशन योजना है, इसमें मान लो पहले वो लोग भी 80 करोड़ लोगों को देते, ट्रम्प ने कहा इतने सारे गरीबों को नहीं पालना है, तो मान लो कि 50 करोड़ को ही देंगे हम। दूसरा, ये जो राशन योजना है उसमें आधा खर्चा यूनियन, आधा खर्चा स्टेट गवर्नमेंट उठाती है अमेरिका में। ट्रम्प ने कहा कि नहीं, ये तो राज्य सरकार ज़्यादा उठाए, और उसके भी अंदर ऐसे राज्य
जहाँ पर ट्रंप आरोप लगाता है कि ये तुम मैक्सिको और बाकी इलीगल लोगों को यहाँ रहने देते हो, तुम्हारे बोगस बेनिफिशियरी ज़्यादा है, तो ऐसे जो भी स्टेट्स हैं उनको कहा तुम ज़्यादा पैसा भरो इस योजना का। तो स्वाभाविक है ये सब, और उसके अलावा उनका लोकसभा राज्यसभा का लॉकडाउन, तो इतना पैसा है ही नहीं कि योजना चल सके, सो देयर इज कंट्रोवर्सी। अगेन इसमें रिफ्लेक्शन क्या है, देखिए प्रीलिम्स में तो ये सीन कम बनता है, मेंस के लिए रिफ्लेक्शन ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बेटर है ही, हमारा फेडरलिज्म भी, केंद्र और राज्य के रिश्ते, आप कहे देखो ये केंद्र की सरकार और वेस्ट बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु इन सब का नहीं बनता है, लेकिन फिर भी ये मुफ्त राशन की योजना हर जगह ठीक से चली रही है। तो हमारा फेडरलिज्म उन सब अमेरिकन के मुकाबले ज़्यादा कोऑपरेटिव है। फ्रांस की बात करें, फ्रांस की इकोनॉमी में एक तो उनकी एक संपूर्ण बहुमती वाली सरकार नहीं बन रही, फुल मेजोरिटी नहीं, तो कोलिशन में बनती है गिरती है, मतलब उसको याद रखना, ट्रैक करना मुश्किल है। अब ऐसी सिचुएशन में वो मजदूरों की रिटायरमेंट एज को बढ़ाना है, अमीरों पे ज़्यादा टैक्स लेना है, ये सब के विवाद चलते रहते हैं। इस पर मैंने जो अनअकैडमी पे फ्री क्लास लिया 1.5 घंटे का, उसमें सुकून से बातें, तो इधर मैं ज़्यादा चर्चा कर नहीं रहा। कंपनियों के प्रॉफिट पर टैक्स लगेगा, यस। अब नॉर्मली वो टैक्स कैसा लगेगा कि आपका एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, कि आपने 100 रुपये का सामान बेचा, 40 का आपका कॉस्ट प्राइस था, तो आपका 60 रुपये प्रॉफिट, उस पर आपकी कैसी देसी कंपनी है विदेशी कंपनी है। देसी कंपनी है तो 2019 अक्टूबर के पहले बनी थी, बाद बनी थी, उस हिसाब से अलग अलग स्लैब लगते हैं। नीति आयोग का ये कहना है, देखो हम अगर चाहते हैं कि विदेशी कंपनियां भारत में आए और एफडीआई करें, कि फ्लिपकार्ट के अंदर मेजोरिटी शेयर होल्डिंग वॉलमार्ट ने खरीद ली, ऐसा सब हम चाहते हैं और बहुत सारा विदेशी पैसा भारत में आए, तो हमने हमारी ये जो कॉरपोरेट टैक्सेशन सिस्टम है उसको सुधार किया जाए, प्रिजम्पटिव सिस्टम उसमें करें। कि मान लीजिए कोई एयरलाइन कंपनी है, तो ऐसा अज्यूम कर लें कि उसकी टिकट प्राइस का 5% उसका प्रॉफिट है। असल में हम उससे गिनने और हिसाब किताब मांगने ना जाए कि तुम्हारा ऐड का कितना खर्चा, पायलट एयर होस्टेस को कितना देते हो, एविएशन टर्बाइन फ्यूल का कितना तुम्हारा बिल आया, कुछ नहीं, तुम्हारी टिकट प्राइस का 5% वो तुम्हारा प्रॉफिट है और उसके ऊपर तुम X% टैक्स भरो। ऐसे अगर हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम लाएंगे तो बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर करके भारत में अपने हेडक्वार्टर खोलेंगी। सो वी हैव टू डू दिस। खैर जो टर्म्स थे मैंने आपको समझा दिए कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन मतलब समझो वो कोई नया टैक्स नहीं है, कंपनियों के मुनाफे पे लगने वाला ही टैक्स है जो कॉरपोरेशन टैक्स है, लेकिन उसको गिनने की, कैलकुलेट करने की मेथड में थोड़ा सुधार किया जाए। इस पर भी अभी बहुत दिमाग नहीं खर्च करना, अगले साल फरवरी में जो बजट आएगा तो हम सुकून से पढ़ेंगे अगर वो लोग इसमें चेंज करते हैं। फिर शेयर बाजार पे एसटीटी टैक्स गैर कानूनी, इसका मैंने अलग वीडियो शॉर्ट भी बना दिया है, तो मैं पूरी कहानी अभी फिर से नहीं करा, आपको जल्दी से हिंट दे दूँ कि मैं 100 रुपये का IPO लेता हूँ, वो मेरा कॉस्ट प्राइस, उस पर मुझे 30% या 30 रुपये प्रॉफिट के साथ 130 रुपये में मैं किसी को ये बेचता हूँ सेकेंडरी मार्केट में। तो जो मेरा प्रॉफिट है ग्रीन कलर में 30 रुपये, इस पर लगता है कैपिटल गेंस टैक्स, और ये सेलिंग प्राइस है 130, उस पर 2 टैक्स लगते हैं, स्टैम्प ड्यूटी और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो एक ही चीज़ पर समझो 3 टैक्स लगते हैं। इसके खिलाफ एक शेयर ब्रोकर ने सुप्रीम कोर्ट में PIL याचिका दायर की, ये सब इलीगल है, एक टैक्स रखो, संविधान के अंदर जो आर्टिकल 19 है उस हिसाब से ये सब नहीं होना चाहिए, हमें राइट टू ट्रेड व्यवसाय का अधिकार है। यार ये तो सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा, मुझे नहीं लगता ये टैक्स को कैंसिल किया जाएगा, लेकिन अगर होगा तो फिर से वीडियो बनाएंगे। बजट में ही बात होती है कि एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी के लिए पे कमीशन बनाया जाए, वेतन आयोग, सबसे पहला था वरदचर्या 1946 में, 7वां बना AK माथुर 2014 से 16 तक, उसके बाद बना ही नहीं था। अब 8वां वेतन आयोग 2026 में वो काम अपना शुरू करे, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ये नाम याद रखना है। पिलर 3 इंटरनेशनल ट्रेड, तो अमेरिका में आप जानते हैं ट्रम्प रोज उठ के उसको सपना आ जाता है, तो उसने कहा देखो मान लो टेस्ला कंपनी विप्रो को अपना कॉल सेंटर दे दे, पैसा इंडियन बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर में जितना अमेरिका से पैसा जा रहा है, ऐसे आउटसोर्सिंग के पेमेंट पे 25% एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी, ऐसा अमेरिका का हायर एक्ट है। तो इससे भी क्या भारत के ये सब IT इंडस्ट्री को थोड़ा नुकसान होगा, चुनौती होगी। डिजिटल सॉवेरेनिटी, आप याद करें कुछ समय पहले रशिया की एक रोजनेफ्ट नाम की ऑयल कंपनी है,
उसने भारत की एक ऑयल कंपनी नायरा में इन्वेस्ट किया था और यहाँ से यूरोप में वो लोग ऑयल एक्सपोर्ट करते थे। फिर ये यूरोपियन यूनियन ने भारत में वाडिना रिफाइनरी को बैन किया कि ये तुम्हारा रशिया के साथ धंधा है, सब इन्वेस्टमेंट है, नहीं चलेगा। आपके वहाँ तक बात ठीक है, उनकी वो पॉलिसी है। लेकिन फिर बेगानी शादी में माइक्रोसॉफ्ट दीवाना, इसने अचानक क्या किया कि जो नायरा कंपनी है उसके पास भी उसके एम्प्लॉय के सब लैपटॉप होंगे, वो लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट होगा, उसका भी सब ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज होता है, ऐसी वन ड्राइव नाम की माइक्रोसॉफ्ट की सेवा है, जैसा गूगल डॉक्यूमेंट होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अचानक से ये सारी क्लाउड सर्विसेज नायरा कंपनी के ऑफिस कंप्यूटर्स में बंद कर दी कि क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने तुम पर बैन लगाया है और हम पे यूरोपियन यूनियन के नियम लगते हैं, तो हम भी तो अपनी सर्विसेज तुमको नहीं देंगे। तो इसका मतलब कंपनी भारत की, इस पर भारत के आईटी एक्ट के तहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत अगर कोई बैन लगता है बराबर है। यूरोपियन यूनियन की उधर की चीज़ और नायरा मुफ्त में थोड़ा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कर रहा था, पैसा दे के कर रहा था। तो डिजिटल सॉवेरेनिटी नहीं है कि अपने देश की कंपनी अपने देश के कानूनों से चले, ये नहीं हो रहा है। तो भारत के जो अलग अलग इंडस्ट्रियल आईटी सेक्टर के प्रेशर ग्रुप्स हैं, उन्होंने मोदी जी को विनती की है कि डिजिटल सॉवेरेनिटी का सम्मान हो, कि भारत की कंपनी को कोई भी वो सर्विस उसने खरीदा तो अचानक से बैन नहीं होना चाहिए जस्ट बिकॉज यूरोप में कुछ हुआ है। जब तक इंडियन लॉज डू नॉट बैन नायरा रिफाइनरी, तब तक माइक्रोसॉफ्ट कैन नॉट स्टॉप द सर्विसेज टू नायरा जस्ट बिकॉज यूरोपियन यूनियन ने कुछ किया। तो हमारे जो भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं उसमें ऐसी क्लियर कट डिजिटल सॉवेरेनिटी की बात होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। फिर भारत सरकार ने भी इससे सबक लिया। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट की एक आउटलुक सॉफ्टवेयर है जिससे हम अपना ईमेल क्लाइंट चलाते हैं, तो भारत सरकार के भी कराए 12 लाख ईमेल आईडी, वो सरकारी होंगे कि सपोज कि primeminister@nic.in या gov.in, लेकिन उसका सब डेटा चीज़ें आउटलुक में स्टोर की जाती थी, आउटलुक से उसे चलाया जाता था। सरकार ने बदल दिया, अब से ये सारी चीज़ें जोहो मेल के सर्वर पे चलेगी। मतलब समझो ईमेल आईडी तो वही रहेगा, pm@nic.in वगैरह, पर वो है कहाँ पर, तो जोहो में। जस्ट लाइक आपका मोबाइल नंबर वही रहेगा, लेकिन जियो से आप एयरटेल में स्विच कर लो, ऐसी बात है। इंटरनेशनल समिट्स चलते रहती है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन की साउथ कोरिया में समिट हुई, ये इधर। आसियान ग्रुप की मलेशिया में समिट हुई, इधर। भारत इन दोनों में से एक का भी मेंबर नहीं है। अब ये जो आपेक समिट में मिलने के बहाने अमेरिका और चीन के नेता भी मिले और आपस में उन्होंने कुछ समझौते किए। समझौते क्या, ट्रम्प ने कहा तुम पे टैक्स कम लगाऊंगा, शी जिनपिंग ने कहा हम अमेरिका से सोयाबीन खरीदेंगे, ये सब बातें। तो दैट वाज पिलर 3। अब आगे बढ़ते हैं पिलर 4। ए फॉर एग्रीकल्चर में कुछ खास था नहीं, बी फॉर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर देख लेते हैं। तो सर्विसेज में अमेजोन का ई कॉमर्स, अब वो सबको कैसे उल्लू बना रहा था कि आप कोई $10 का सामान खरीदो अमेजोन से, तो स्वाभाविक है, मान लो उसने कहा कि $500 का खरीदा तो ही फ्री डिलीवरी है, लेकिन चेकआउट पेज पे वो क्या कहेगा कि डू यू वांट फ्री डिलीवरी, तो आप तो टिक यस ही करेंगे, तो कहेगा कि तुमको प्राइम मेंबर बना दिया। लेकिन वो सब टर्म्स कंडीशन खुल के नहीं लिखता है वहाँ। वो क्या कहेगा 30 दिन का अमेजोन प्राइम और तुमको फ्री डिलीवरी है, ₹0, $0। बाद में आपका पैसा कटना शुरू हो जाए। आप जानते हैं प्राइम का गेम कैसे चलता है। तो अमेजोन ट्रिक्ड शॉपर्स इनटू ज्वाइनिंग अमेजोन प्राइम विथ फेक प्रोमिसेस ऑफ फ्री शिपिंग। इस पर अमेरिका की कंज्यूमर कोर्ट ने $2.5 बिलियन की पेनल्टी चढ़ाई है और अमेजोन ने उन सब कस्टमर का पैसा भी रिफंड करना होगा। ये प्रीलिम का मुद्दा है। मेंस में सोचो कि भारत में भी ऐसे जोरदार क्लास एक्शन सूट्स होने चाहिए कि नागरिकों को अधिकार, कस्टमर को अधिकार मिले। एक एआई कंपनी ने अलग अलग हीरो हीरोइन का सब जो भी अदाएं हैं चीज़ें देख देख कर कॉपी कर करके एक एआई एक्ट्रेस बनाई जिसका नाम है टिल्ली नॉरवुड या कुछ, टिल्ली नॉरवुड। इसके खिलाफ सिनेमा के जो लोग हैं वो नाराज़ है कि आपने हमारे एक्टर्स को पैसा नहीं दिया और उसका ट्रेन करके आप हमारी जॉब खा रहे हो। देन पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में मुंबई में मेट्रो 3 एक्वा लाइन, ये मुंबई का सबसे पहला अंडरग्राउंड मेट्रो है। भारत का सबसे पहला अंडर वाटर मेट्रो किधर है, तो याद रखना है वो कोलकाता में है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में आवाज़ कम आती है। अब मान लीजिए ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल 20 किलोमीटर से भी कम की स्पीड पे जा रहा हो तो और आवाज़ कम आएगी। आप चल रहे हैं और पीछे से आए तो आप हटेंगे भी नहीं सिवाय कि वो हॉर्न मारे, तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो सरकार ने ये कहा कि 20 किलोमीटर से कम गति वाली जो चीज़ है उस पर अकाउस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम, मतलब 20 किलोमीटर से कम स्पीड पे
अपने आप गाड़ी आवाज़ करनी चाहिए, भले वो आवाज़ ना करती हो तो उसमें ऐसा कुछ बीप 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 या कुछ सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जापान वगैरह में ये है। तो भारत में 1 अक्टूबर 2026 के बाद बनने वाले ईवी में ऐसी कंपलसरी ऑटोमेटिक नॉइस सिस्टम होनी चाहिए। भारत में ई व्हीकल, इलॉन मस्क अपनी टेस्ला कार की फैक्ट्री भारत में लगा दे, उसके वास्ते सरकार ने सब लॉलीपॉप दिए थे कि तुम इधर लगाओ तो हम तुम्हारी फॉरेन कारों पर इतना कोटा माफ़ करेंगे, लेकिन फिर भी इलॉन मस्क भी नहीं आया और अभी तक कोई और कंपनी भी नहीं आई। तो ये मुद्दा चर्चा में था, इसमें और एनालिसिस मैंने अनअकैडमी क्लास में किया है, फ्री में आप देख सकते हैं। 4G स्टैक, मतलब 4G नेटवर्क चलाने के लिए जो मशीन राउटर चाहिए उसका भी अपना सॉफ्टवेयर होगा, सिम कार्ड चाहिए उसका कुछ सॉफ्टवेयर होगा, टावर चलाने का सॉफ्टवेयर होगा, और ये सब की टेक्नोलॉजी। तो ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का जो फुल 4G इंटीग्रेशन हो, ऐसा उसकी जो भी ऐप है, टूल किट है, उसे कहें 4G स्टैक। तो BSNL और बाकी संस्थाओं ने मिलकर ये बनाया है। इसका उद्देश्य ये है कि चाइना ने भी अपना जो डिजिटल सिल्क रोड फैला है उसको काउंटर करना है। चाइना का आप समझते हैं बेल्ट रोड इनिशिएटिव, कि अलग अलग गरीब देशों तक अपना रेलवे, पाइपलाइन, पोर्ट, शिपिंग सब बिछा देंगे, उनको लोन देंगे, अपना गुलाम बना देंगे। तो उसी तरह चाइना, उसकी सरकारी और प्राइवेट कंपनियों ने मिलकर 5G का पूरा डेटा सेंटर, फाइनेंशियल टेक्नो, पेटीएम जैसा सेल्यूलर सब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वो सब बनाया, और गरीब देशों को अफ्रीका में, एशिया में, लैटिन अमेरिका में फ्री में या लोन पे सब दे देते हैं, और ऐसा करके वो उन्हें अपना एक प्रकार से डिजिटल गुलाम बनाते हैं, क्योंकि उनकी सारी समझो ये 5G टेक्नोलॉजी चलती है चाइनीज़ राउटर और सॉफ्टवेयर से, तो सारा स्पाइंग कर सकते हैं, डेटा ट्रेंड समझ सकते हैं। तो चीन का ऐसा डिजिटल सिल्क रोड है, उसको काउंटर करने के लिए भारत ने अपना 4G स्टैक बनाया है। 4G आया, 5G आया, अभी भारत 6G अलायंस। तो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, TCS, IIT मद्रास वगैरह ने मिलकर ऐसा एसोसिएशन बनाया है। ये भारत का अलायंस है। उसी तरह यूरोप, जापान, जर्मनी के अलायंस होंगे। तो उन्होंने कहा कि हम आपको रिकॉग्नाइज करते हैं कि आप ये भारत देश के प्रतिनिधि हैं। तो दैट इज 6G टेक्नोलॉजी। बाकी ये कैसे काम करती है उसका साइंस टेक में आप सब देख लेना। हाँ तो मित्रों, आखिरी मुद्दा बचता है पिलर 6, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखिए, पूरे देश की पूरी आबादी का 10-10 साल पे क्या होना चाहिए, सेंसस। अब वो हो नहीं रहा है, तो बीच बीच में होम मिनिस्ट्री के नीचे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया वो कुछ कुछ लोगों का सर्वे करेंगे। तो ऐसा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, उस हिसाब से भारत में बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे, कम पैदा हो रहे, ये सब का डेटा आते जाते रहता है। नींद नहीं खोनी है। मैंने आपको बताया बहती धारा है, ये जो बहती धारा है उसका डेटा फिर से आएगा इकोनॉमिक सर्वे में अगले साल जनवरी फरवरी में, तब हम लोग उसे देखेंगे। तो डोंट वेस्ट टाइम ऑन दिस ग्राफ। नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सरकार PM श्री स्कूल बनाएगी। मतलब कुछ कुछ स्कूलों को एक्स्ट्रा पैसा देके एकदम 5 स्टार बना दिया जाए, उस पर स्मार्ट बोर्ड हो, व्हाइट बोर्ड हो, ऐसी LED प्रोजेक्टर सब। तो केरला सरकार में भी ये योजना लागू करनी थी, उन्होंने नहीं की। ये बोल के कि आप PM श्री स्कूल में जिस प्रकार से सिलेबस करना चाहते हैं, ये तो सब RSS BJP की मानसिकता है, हम इसे नहीं करेंगे। तो मोदी सरकार ने कहा ठीक है, तो आपको सारी एजुकेशन स्कीम का पैसा हम बंद करते हैं। अब ये करने पर 1-2 साल से 1500 करोड़ रुपए केरला को जा नहीं रहे। तो अब केरला सरकार ने कहा नहीं रुकिए, हम ये योजना भी अमल करेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके तहत जो गरीब महिलाएं उनको 10,000 रुपए दिए गए हैं कि आप कुछ स्वरोजगार शुरू करें। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, असल में ये नोबेल नहीं है, टेक्निकली एक अलग चीज़ है, सेवरेज रिक्स बैंक का इकोनॉमिक साइंस का प्राइज, लेकिन इसको भी नोबेल बोला जाता है। इस साल 3 इकोनॉमिस्ट को मिला। अब नॉर्मली आप समझिए 3 को मिला तो रेशियो क्या होना चाहिए कि जितनी प्राइस की रकम है 1/3 जानी चाहिए। इस बार ऐसा नहीं है। ये ऐसा है कि इसमें से 50% रकम जाएगी अमेरिका के इकोनॉमिस्ट को, और बाकी 25-25 फ्रांस और कनाडा के इकोनॉमिस्ट को जाएगी, क्योंकि उनकी रिसर्च थोड़ी थोड़ी अलग है। यार उसका मैं आपको जस्ट बता दूं, ये जो 50% प्राइज मनी जाएगा, वो प्रोफेसर ने ये कहा, प्री रिक्विजिट फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ, सतत रूप से विकास वृद्धि आती रहे उसके लिए क्या करना चाहिए। पहला, साइंस टेक्नोलॉजी का आगे बढ़ता रहे। दूसरा, हमें चाहिए स्किल्ड टिंकरर्स, मतलब साइंटिस्ट होना जरूरी नहीं, पर कुछ नया आविष्कार करते रहे, कि जैसे माइक्रोस्कोप बनाया गया, समंदर में चलने वाले वो जो नेविगेशन कंपास होंगे वो बनाए गए, और बाकी जो जो उस ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में टेक्नोलॉजी हुई जिससे अपनी हेल्थ केयर
ट्रैवल, नेविगेशन, ये सब में सुधार हुआ। ऐसे जो भी इन्वेंटर्स थे उनको कहा गया टिंकरर्स। तो जब तक इकोनॉमी में टिंकरर्स है, ग्रोथ आपका चलते रहे। और तीसरी ज़रूरत है अ सोसाइटी ओपन टू चेंज। ये गैलीलियो या न्यूटन या कोई कुछ कह दे कि गुरुत्वाकर्षण है या पृथ्वी गोल है या सूर्य के आसपास घूमती है, सामने समाज उसका स्वीकार करे वो भी ज़रूरी है, तब इकोनॉमी सस्टेन्ड तरीके से ग्रो कर सकती है। तो ये हुई पहली रिसर्च। और इसी प्राइज में जो दूसरी रिसर्च हुई है वो है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, कि जब एक नया प्रोडक्ट आता है वो अच्छा है तो पुराने बेकार से प्रोडक्ट फेज आउट हो जाते हैं और वो कंपनियां बर्बाद हो जाती है। जैसे जैसे ये अनिल अंबानी पहले मोबाइल में CDMA फोन्स बेचते थे, ऐसा उनका रिलायंस का पूरा नेटवर्क था। बाद में ये जो 2G 3G टेक्नोलॉजी आई तो वो उसके साथ कदम ताल मिला के चल नहीं सके, तो उनकी कंपनी भी बर्बाद हुई, दिवालिया हो गई। सो दैट इज़ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। ये होना ज़रूरी है ताकि अपनी इकोनॉमी आगे ग्रो होती रहे। खैर मित्रों, ये तो इकोनॉमी के कुछ मेजर टॉपिक्स, बाकी पूरी 1.5 घंटे की लेक्चर सीरीज और पावर पॉइंट आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा भी बाकी जो सब्जेक्ट थे, पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, सबके मंथली करंट अफेयर्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं unacademy.com/content/UPSC/डाउनलोड से। तो सबका लाभ उठाइए। बाकी मैंने आपको बताया कि मेरे पुराने कोर्सेज दिसंबर वीक 1 में कंप्लीट हो रहे हैं और उसके बाद क्रिसमस 25 दिसंबर से मेरा इकोनॉमी का नया कोर्स आएगा PCB 15, जो प्रीलिम्स को टारगेट करेगा। और उसके अलावा बाकी टीचर्स के भी प्रीलिम के कोर्सेज साथ में कंबाइन होकर ये पूरा प्रीलिम्स पावर हाउस प्रोग्राम शुरू हुआ है, जिसमें 17 नवंबर से सुदर्शन सर ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, 8 दिसंबर से प्रतीक सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और मेरा अपना इकोनॉमी का कोर्स भी इसमें शामिल है। इसके अलावा पॉलिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, CSET, ये सब भी सीनियर टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाएगा। फीस इसकी रहेगी 11,999 और ये लाइव क्लासेस होंगे, मटेरियल, मॉक टेस्ट सब भी आपको मिलेगा। तो टेक बेनिफिट ऑफ इट। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। डिस्काउंट कोड यूज़ करें mrunal.org। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.